हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद के एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रीएम्बल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उससे कैसे क्वेश्चंस बन के बाहर आते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं और इनकी प्रमुख बातों को डिस्कस करते हुए एक एक चीज को अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना होती क्या है? प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रस्तावना क्या होती है? तो प्रस्तावना का अगर बात करें तो किसी भी चीज का सारांश, किसी भी चीज का संक्षिप्त रूप। जैसे हम लोग जब कोई पुस्तक पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ते हैं, तो उसका जो पहला पेज होता है उसमें लिखा होता है प्रस्तावना। उसका मतलब ये होता है कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तावना में दिया रहता है। इसी तरह से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, मतलब भारतीय संविधान में, हमारे संपूर्ण भारतीय संविधान में के मूल आदर्शों को एक शब्दों के द्वारा व्यवस्थित करना ही प्रस्तावना कहलाएगा। हमारे भारतीय संविधान के लिए प्रस्तावना कहलाएगा। मतलब एक तरीके से अगर हम प्रस्तावना को अच्छे से समझ लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, तो हमको थोड़ा सा इतना आइडिया हो जाएगा कि हम अपने संविधान में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे संविधान में क्या क्या प्रमुख उपबंध निहित हैं। तो ये होता है आपका प्रस्तावना। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? प्रस्तावना को उद्देशिका भी क्यों कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसको देखना है, समझना है ना। आपको मालूम होगा 13 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की जब बैठक हुई, उस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका के रूप में इस प्रस्ताव रखा गया। एक उद्देशिका के रूप में प्रस्ताव रखा गया। उसमें लिखा था कि हमारा भारतीय संविधान कैसा होना चाहिए या हमारे भारतीय संविधान की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए। अब यह प्रस्ताव 22 जनवरी सन 1947 को 22 जनवरी सन 1947 को यह सब समर्थन से, मतलब संविधान सभा के वरिष्ठ लोगों के समर्थन से इसको पारित किया जाता है और संविधान सभा की प्रथम अध्याय, भारतीय संविधान के प्रथम अध्याय उद्देशिका के रूप में या उद्देशिका या प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया जाता है। प्रस्तावना के रूप में शामिल कर लिया जाता है। इसीलिए हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका का नाम देते हैं या उद्देशिका भी कहते हैं। बस इतनी सी बात है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना को उद्देशिका भी क्यों कहते हैं। ये क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए आगे की बात करते हैं। हम लोग आगे की बात करते हैं कि अगर हम बात करें स्रोत की बात करें, मतलब भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो कौन से देश से लिया गया है। तो जो प्रस्तावना है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना की भाषा की बात करें, प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ बात आती है, बहुत अच्छे से समझना है, कंफ्यूजन हो जाता है। थोड़ी दिन अगर रिवाइज न करें तो बहुत कंफ्यूजन आ जाता है। तो प्रस्तावना जो है वो भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया है? वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर प्रस्तावना के भाषा की बात करें, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल की बात करें, तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है?
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बिल्कुल अलग अलग दोनों चीजें, बहुत अच्छे से क्लियर कर लीजिए कि प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा की बात करें तो वो कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा आपका। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो जब हम अपना प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो होता है हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, और लास्ट में पढ़ते हैं कि 26 नवंबर सन 1946 को अंगीकृत करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, स्वीकार करते हैं। चलिए भाई, तो दोस्तों आपको ये जो डेट दिख रही है 26 नवंबर सन 1946, ये वही दिन है जिस दिन हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ और उसे अंगीकृत किया गया, मतलब भारतीयों के द्वारा स्वीकारा गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि लागू कब हुआ, तो ये 26 जनवरी 26 अपना भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हर साल मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में इसे हम हर साल मनाते हैं, गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे। ठीक है, ये कुछ बातें थी जो हमको जानना बहुत जरूरी था, इसलिए हम इसको पॉइंट वाइज आपको बता दिए, क्लियर कर दिए। अब हम आते हैं मेन प्रस्तावना में। प्रस्तावना में बहुत सारे शब्द दिए गए हैं जिनका अपने आप में एक महत्वपूर्ण मतलब समझ में आता है, महत्वपूर्ण दर्शाते हुए वो संविधान अपने भारतीय संविधान को एक उत्कृष्ट संविधान बनाने में मददगार है। तो ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना के बारे में जितनी छोटी मोटी जानकारी थी वो हम लोग यहाँ पर क्लियर कर लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संपूर्ण प्रस्तावना में क्या है। तो संपूर्ण प्रस्तावना है में को हम 3 भागों में डिवाइड किए हैं। एक है संविधान के स्रोत, दूसरा है स्वरूप और तीसरा है उद्देश्य। पहला है संविधान के स्रोत। जो पहला पॉइंट है वो भारतीय संविधान के स्रोत को इंडिकेट करता है, मतलब भारतीय संविधान के लिए सर्वोच्च कौन है, किसको वो उच्च दर्जा प्राप्त है, तो वो दिया हुआ है पहले पॉइंट में। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरा पॉइंट स्वरूप है। स्वरूप का मतलब है कि भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है। ये जो 4 से 5 पॉइंट हैं, 4 से 5 वर्ड हैं, ये हमारे भारतीय संविधान के स्वरूप को वर्णित करते हैं, स्वरूप को इंगित करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य। मतलब उद्देश्य का मतलब ये है कि भारतीय संविधान का जो उद्देश्य क्या है, मतलब इसका क्या उद्देश्य है, लोगों के प्रति इसका क्या उद्देश्य है, ये हम उद्देश्य में कुछ पॉइंट से पढ़ेंगे। अब एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे, उसका मतलब क्या होता है, सारी बातें क्लियर करेंगे। सबसे पहले आ जाइए अब फर्स्ट पॉइंट पे, संविधान के स्रोत। संविधान के स्रोत की बात करें तो भारतीय संविधान में जनता को ही प्रमुख माना जाता है। इसीलिए जब हम लोग पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग, मतलब हम भारत के लोग, हम और आप, हम भारत के लोग बोले तो भारत की जनता, भारत के नागरिक ही भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत माने गए हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है स्वरूप। स्वरूप में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसका मतलब है कि एक ऐसा देश
जो अपने आप में आंतरिक या बाह्य डिसीजन लेने के लिए, निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। एक ऐसा देश जो आंतरिक व बाह्य डिसीजन, अब इसका मतलब क्या होता है आंतरिक और बाह्य? आंतरिक का मतलब है कि जैसे भारत अपना एक देश है और वो संपूर्ण संप्रभु और संपन्न देश है, ठीक है। तो भारत देश अपने आंतरिक मतलब अपने राज्यों के लिए, अपने जनता जनार्दन के लिए, अपने नागरिकों के लिए आंतरिक डिसीजन ले सकता है। वो किसी के ऊपर निर्णय नहीं छोड़ सकता, वो अपने आप में स्वतंत्र है। बाह्य डिसीजन की बात करें तो बाह्य डिसीजन में अंतरराष्ट्रीय बातों को शामिल किया गया है। अंतरराष्ट्रीय बोले तो किसी के साथ साझा करना है, किसी के साथ संधि करनी है, किसी अन्य देशों के साथ, ऐसे डिसीजन लेने के लिए हमारा भारत देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो अगर कोई देश आंतरिक या बाह्य डिसीजन लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, वह दूसरे देशों के शासन के ऊपर, दूसरे देश के कानून पर डिपेंड नहीं है, दूसरे देश का कानून उस देश पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता है, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है, ऐसे देश को हम संपूर्ण संप्रभु संपन्न देश कहेंगे, जो कि हमारा भारत देश है। भारत अपना पूर्ण रूप से स्वतंत्र है आंतरिक तथा बाह्य डिसीजन लेने के लिए। वह किसी दूसरे देश के सत्ता के प्रभाव में नहीं आ सकता, क्योंकि वह एक संपूर्ण संप्रभु और संपन्न देश है। ठीक है, यह हुआ अपना संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न का मतलब। संप्रभु शब्द की जगह संप्रभु प्रभुत्व शब्द की जगह संप्रभु शब्द का भी यूज करते हैं, संप्रभु शब्द का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैसे भी अगर इस वर्ड को देखो, प्रभु, प्रभु मतलब हम हिंदू समाज में, हिंदू के अपने देश में ही अब देवी देवताओं को ही अपन सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और उनको खुले विचार से स्वीकारते हैं। इसी तरह से है अपना संपूर्ण संप्रभु संपन्न। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है समाजवादी। दूसरा पॉइंट है समाजवादी। बहुत अच्छे से समझिए, समाजवादी में बहुत कन्फ्यूजन है, बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को समाजवादी का मतलब समझने में। बहुत अच्छे से समझिए दोस्तों, समाजवादी का मतलब क्या होता है एक्चुअली। समाजवादी, अगर समाजवाद की बात करें, समाजवाद की बात करें तो इसके लिए 3 से 4 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए सरकार को समाज के लिए डिसीजन लेना पड़ता है। वो क्या है? वो है संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का सामाजिकरण। दूसरे पॉइंट की बात करें समानता। तीसरे पॉइंट की बात करें तो शोषण का विरोध, शोषण का विरोध। और चौथे पॉइंट की बात करें तो निम्न वर्गों पर ध्यान। समाजवाद का मतलब है कि एक ऐसा देश जो संपत्ति का समाजीकरण। अब संपत्ति का समाजीकरण कैसे होगा? तो देखिए, किसी भी संपत्ति का उत्पादन होगा और फिर उसका वितरण होगा। किसी भी संपत्ति का, यहां से अलग है ना, किसी भी संपत्ति का उत्पादन होगा और उसका वितरण होगा, और इन दोनों पर किसका हक होना चाहिए? तो वो है समाज या समाज के द्वारा बनाई गई सरकार पे। अगर उत्पादन और वितरण में समाज या समाज के द्वारा बनाई गई सरकार का स्वामित्व है तो वो समाजवादी के अंतर्गत आता है, वो समाजवादी के अंतर्गत आता है। फिर दूसरी बात, ऐसा देश, ऐसी सरकार जो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए समाज का उत्थान करे, समाज के लिए कार्य करे, तो
ऐसे देश को हम समाजवादी देश कहते हैं, जैसा कि अपना भारत देश है। ठीक है। संपत्ति का समाजीकरण, जैसा कि अभी आपको मालूम होगा कि बहुत सारे ऐसा सरकार द्वारा बहुत सारे ऐसे कदम उठाए गए हैं जो कि संपत्ति का समाजीकरण को संतुष्ट करता है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भूमि अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण मतलब बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनल लेवल बैंकों को ले जाना। भूमि का अधिग्रहण मतलब कि भारत देश में जो भूमि है वो प्रॉपर एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, अगर बात करें तो वो पूरे समाज की हो सकती है। अगर कभी सरकार को उस जमीन की जरूरत पड़ती है तो वो सरकार समाज के हित के लिए उस जमीन को अधिग्रहित कर सकती है और समाज के कार्यों में उसको लगा सकती है, ले सकती है। ऐसे कई डिसीजन हुए हैं संपत्ति के समाजीकरण में। समानता की बात करें तो समानता मतलब समान रूप से सबको बराबर दृष्टि से देखना है। जात, लिंग, धर्म, भेदभाव आदि के आधार पर भेदभाव बिना किए सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। बिना भेदभाव किए सरकार को समाज के सभी व्यक्तियों पर समान रूप से ध्यान देना पड़ेगा। शोषण का विरोध, ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शोषण का विरोध मतलब कि अगर कोई निम्न वर्ग का आदमी है, किसी हाई प्रोफाइल लोगों के यहाँ काम कर रहा है, तो अगर वो 8,000 सैलरी पे लगता है और मंथ कंप्लीट होने पर उसको 7,000 दिया जाता है और बोला जाता है कि हम इतने में ही बात किए थे, या कोई अन्य प्रॉब्लम से उसको 7,000 ही रुपए दिए जाते हैं, तो इस तरह से उसका शोषण होता है, संपत्ति शोषण होता है। तो ऐसी बातों पर ध्यान रखना, ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए एक समाज का उत्थान करना ही एक समाजवादी देश का कार्य है। निम्न वर्गों पर ध्यान, निम्न वर्गों का ध्यान मतलब ऐसा है कि अगर मान लीजिए एक उदाहरण के थ्रू हम इसको देखते हैं कि एक गरीब है और एक अमीर है। सबसे अच्छा उदाहरण है आरक्षण। अगर निम्न वर्गों पर ध्यान वाली बात करें तो सबसे बड़ा उदाहरण आज अपने देश में बना है वो है आरक्षण। आरक्षण पर निम्न वर्गों पर ध्यान दिया गया है, निम्न वर्गों को छूट दी गई है कि अगर आप जनरल कैटेगरी का सिलेक्शन 70 या 80 में होता है, 100 में 80, तो आपका निम्न वर्गों के लिए वो 40 या 50 में ही हो जाता है। तो ये उनके लिए एक निम्न वर्गों को ध्यान में रखकर इनके लिए एक उपबंध बनाया गया है, जो कि एक समाज को मतलब उनको इतना ऊपर उठाने की कोशिश नहीं किया जा रहा है कि वो उच्च वर्गों के ऊपर हो जाए, लेकिन वो इतने नीचे भी न रहें कि एक अच्छे समाज का निर्माण न हो सके। ऐसा नहीं, सरकार का एक ही मोटिव है कि वो सबको एक साथ लेके चलेगी, चाहे वो निम्न वर्ग का हो चाहे वो उच्च वर्ग का हो। ठीक है, ये होता है समाजवाद। सिंपल की भाषा में अगर बात करें तो ऐसा देश बोल सकते हैं, ऐसा देश जो इन चारों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए एक समाज का उत्थान करे या समाज पर ध्यान दे, समाज के लिए कार्य करे, ऐसे देश को हम समाजवादी देश कहते हैं, जो कि हमारा भारत देश है। ठीक है, चलिए ये हो गया समाजवादी। नेक्स्ट पॉइंट की अब हम बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष नेक्स्ट बात करेंगे पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब है कि किसी भी राज्य का अपना धर्म नहीं होगा, अपना धर्म नहीं होगा। मतलब कि वो किसी नागरिकों के साथ धर्म को लेकर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। ऐसा राज्य जो अपने नागरिकों को
धर्म से लेकर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, उनको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा। जैसे अपना भारत देश में आर्टिकल अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। मतलब कि भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। वो जिस धर्म में चाहे उस धर्म में जुड़ सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका वेशभूषा धारण कर सकते हैं और उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का उसको पाबंदी, सरकार के द्वारा उस पर पाबंदी नहीं लगाया जाएगा। इस तरह की जो व्यवस्था है वो पंथ निरपेक्ष को दर्शाती है। एक पॉइंट और है, बहुत सारे लोगों को पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में प्रॉब्लम होती है। बहुत लोग कहते हैं कि दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों ही अपने आप में एक अलग वर्ड हैं। उसको अच्छे से अभी देख लीजिए। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है किसी पंथ में शामिल हो जाना। मतलब जैसे हिंदू मुस्लिम संप्रदाय जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है पंथ। और धर्म की बात करें, जैसे हिंदू एक धर्म है, ठीक है, हिंदू एक धर्म है और हिंदुओं में भी बहुत सारी कैटेगरी है। इस तरह से पंथ अलग चीज़ है और धर्म निरपेक्ष अलग चीज़ है। लेकिन धर्म निरपेक्ष की बात भी पंथ निरपेक्ष में कही गई है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा राज्य, ऐसा देश जिसका कोई अपना धर्म नहीं होगा, वो धर्म को लेकर किसी भी नागरिकों में इंटरफेयर नहीं करेगा, ऐसे देशों को हम धर्म पंथ निरपेक्ष देश कहते हैं, जैसा कि अपना भारत देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। पहला है लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र। इसका अगर शाब्दिक अर्थ देखें, एक सटीक आंसर की बात करें, सटीक सोच की बात करें, तो वो है जनता का शासन। जनता का शासन मतलब लोकतंत्र का मतलब है कि जनता का शासन। अब्राहम लिंकन साहब का एक स्टेटमेंट याद कर सकते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। लोकतंत्र मतलब जनता पर आधारित, जनता ही सर्वोपरि होगा, जनता ही प्रमुख होगा। ये बात ध्यान में रखिए, लोकतंत्र वही होता है। जैसे कि आर्टिकल इसमें अगर बात करें लोकतंत्र, तो इसमें आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का प्रबंध किया गया है। उसमें 18 वर्ष से ऊपर के उम्र को मत देने का, बिना जाति धर्म लिंग बिना के आधार पर बिना भेदभाव किए उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो वो एक लोकतंत्र में ही आता है। इस तरह से जनता को एक वोट की कीमत दी गई है। मतलब चाहे वो चपरासी हो, चाहे वो चपरासी लेवल का हो, चाहे वो एक अधिकारी लेवल का हो, दोनों के वोट की कीमत एक ही होगी। दोनों की वोट की कीमत एक ही होगी। ऐसा देश, ऐसी व्यवस्था जिस देश में है वो लोकतांत्रिक देश है, जैसा कि अपना भारत देश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे गणतंत्र। गणतंत्र को गणराज्य भी बोलते हैं। गणतंत्र या गणराज्य, इसका शाब्दिक अर्थ है कि वंशानुगत न हो। वंशानुगत न हो, इसका शाब्दिक अर्थ अगर आप समझेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि वंशानुगत न हो। अर्थात वंशानुगत न हो। और वंशानुगत क्या होता है? वंशानुगत होता है जैसे ब्रिटेन का जो शासन अभी है, ब्रिटेन का शासन राजतंत्र है। राजतंत्र मतलब राजा, प्रिंसेस वाला सिस्टम है। तो जो राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा ब्रिटेन में प्रबंध है। राजतंत्र में ऐसा होता है। पहले होता था कि राजा का बेटा ही राजा का उत्तराधिकारी होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। गणतंत्र का मतलब यही होता है कि वंशानुगत ना हो, राजा का बेटा ही राजा होगा, ऐसा कुछ
नहीं है। गणतंत्र का मतलब है कि अगर सर्वोच्च पदाधिकारी की बात करें तो वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनकर ही आएंगे, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? गणतंत्र। तो अपना भारत एक गणतंत्र राज्य है जिसमें अपने देश का जो सर्वोच्च पद है, जैसे राष्ट्रपति जी का, माननीय राष्ट्रपति जी का अगर चुनाव की बात करें, उनका चुनने की बात आती है तो वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर एक शब्द में बात करें गणराज्य का मतलब तो वंशानुगत ना हो। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गणराज्य हो गया। अब हम उद्देश्य में आते हैं और देखते हैं कि हमारे संविधान का उद्देश्य क्या था, हमारे संविधान के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या था। सबसे पहले बात आती है न्याय। अगर न्याय की बात करें तो ये एक इंसान के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक नागरिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हम अपने भारतीय संविधान में बात करें तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक है सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, दूसरी है आर्थिक न्याय और तीसरी की बात करें तो वो है राजनैतिक न्याय। अपने भारतीय संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। अब हम लोग एक एक को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज में बिना भेदभाव के उचित न्याय करना। समाज में बिना भेदभाव किए उचित न्याय करना और निम्न वर्गों के लिए उचित प्रबंध करना, निम्न वर्गों को थोड़ा सा समाज के लेवल में लाने के लिए उनके लिए कुछ उपबंध करना, उनको देखते हुए उनका निर्णय लेना, उनको न्याय देना, ये है अपना सामाजिक न्याय। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। एक पिता है, ये अपने संपत्ति का बंटवारा करता है, इसके 3 बेटे हैं। ये अपने संपत्ति का बंटवारा करता है और इसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटों में से एक बेटा इसका दिव्यांग है, एक बेटा इसका दिव्यांग है, ये वाला थोड़ा सा दिव्यांग है और आर्थिक स्थिति से कमजोर है, और ये 2 बेटे जो हैं इसके ये अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और आर्थिक रूप से भी मजबूत हैं। तो ये अब जब अपने संपत्ति का बंटवारा करता है अगर मान लीजिए कि ये तीनों को बराबर संपत्ति बांट देता है, अगर ये तीनों को बराबर संपत्ति का बंटवारा कर देता है तो जो दिव्यांग है ये इसके साथ अन्याय होगा, जो दिव्यांग है इसके साथ अन्याय होगा। अगर बात करें कि अगर पिता इन दोनों को थोड़ा सा कम संपत्ति देकर इसको थोड़ा सा ज़्यादा संपत्ति दे देता है तो यह इसके साथ सामाजिक न्याय होगा, इसके साथ सामाजिक न्याय होगा। ये समता और समानता की बात होती है, यहाँ पर समता और समानता को लेकर ही सामाजिक न्याय दिया जाता है, किया जाता है। चलिए ये हो गया सामाजिक न्याय। अब हम बात करते हैं आर्थिक न्याय की। आर्थिक न्याय मतलब गरीबी और अमीरी, गरीबी और अमीरी का भेदभाव न करते हुए न्याय करना आर्थिक न्याय कहलाएगा। आर्थिक न्याय मतलब गरीबी और अमीरी को ध्यान में न रखते हुए न्याय करना। नेक्स्ट बात करते हैं राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि भारत एक अपना लोकतांत्रिक राज्य है, तो भारत में जो राजनीतिक न्याय है वो प्रत्येक नागरिकों को प्रदान किया गया है। प्रत्येक नागरिकों को एक राजनीतिक तौर पर एक उनको छूट दिया गया है, एक हक दिया गया है कि वो राजनीति में मतलब इलेक्शन में या राजनीति में अपना एक अमूल्य वोट देकर एक अपना वोट दे सकते हैं, मत दे सकते हैं, चाहे वो चपरासी हो चाहे वो एक अधिकारी हो, और दोनों के मत की कीमत एक ही होगी।
ठीक है। दूसरी बात कि अगर कोई व्यक्ति, भारत का अगर कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी नागरिक हो, अगर वो सक्षम है कि राजनीतिक तौर पर वो इलेक्शन लड़ सकता है, चुनाव लड़ सकता है और देश के लिए कुछ कर सकता है, तो उसके लिए भी ये छूट है, उसके लिए भी छूट है। वो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ के देश के लिए कार्य कर सकता है, दोनों चीज़ उसके लिए दिया गया है। वो भी जैसे कि मैं पिछले में बताया था, लोकतांत्रिक समझा रहा था, लोकतंत्रात्मक, वहाँ आर्टिकल अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का उल्लेख किया गया है। इसमें बताया गया है कि 18 वर्ष पार कर चुके हुए वयस्कों के लिए वह जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर बिना भेदभाव किए एक वोट देने का अधिकार है। वो एक राजनीतिक न्याय में भी आता है, ठीक है। ये होता है राजनीतिक न्याय। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता एक बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता न दी जाए तो वो अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छे से नहीं कर पाएगा और पीछे रह जाएगा। तो अपने जो भारत देश में है, स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। अपने भारत देश में स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। स्वतंत्रता के अधिकार में अगर बात करें तो प्रमुख 3 से 4 प्रमुख हैं, जैसे विचार अभिव्यक्ति, धार्मिक उपासना, विचार अभिव्यक्ति, धार्मिक उपासना, धार्मिक उपासना मतलब कोई भी व्यक्ति अपने विचार, मतलब अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। अभिव्यक्ति, विचार का ही उच्च लेवल है अभिव्यक्ति, मतलब कोई भी व्यक्ति अपने आप को किसी प्रेजेंटेशन के माध्यम से, किसी पिक्चर के माध्यम से, मूवी के माध्यम से, किसी डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, किसी नाटक के माध्यम से अपने अभिव्यक्ति को प्रस्तुत कर सकता है। ऐसा अधिकार अपने भारतीय संविधान में है। धार्मिक उपासना मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, कोई भी किसी भी प्रकार का धर्म अपना सकता है, धर्म को अपना सकता है, किसी भी पंथ को अपना सकता है, अब किसी भी देवी देवताओं को अपना इष्ट मान सकता है, पूजा पाठ करने की जो प्रक्रिया है, जो वो चाहे वो अपना सकता है। इसमें राज्य कोई सी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा, उसको यह पूर्ण स्वतंत्रता है। यह होता है अपना स्वतंत्र, ठीक है। और अगर एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाएगा तो वह अपने व्यक्तित्व का विकास करेगा। अगर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करता है तो अपने राष्ट्र का भी विकास होगा, ठीक है। ये बात हो गई स्वतंत्रता की। अब हम बात कर देंगे समता और समानता। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, समता समता व समानता। समता व समानता बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बहुत कंफ्यूजन होते हैं समता और समानता, जबकि दोनों अलग अलग शब्द हैं और इनका अलग अलग अर्थ है। अगर समता की बात करें तो समता का मतलब होता है कि जिसको जरूरत है, आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इसमें आवश्यकता को ध्यान दिया जाता है और इसमें इक्वलिटी, समानता को ध्यान दिया जाता है, मतलब समान रूप से। इसमें आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है, किसमें? समता में। और समानता मतलब समान रूप से, ठीक है, ठीक है। जिसको मतलब इसमें जिसको जरूरत है उसको दिया जाएगा और इसमें समान रूप से दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी पिछले जस्ट इसके पहले मैं बताया था कि जब पिताजी बंटवारा करते हैं तीनों बेटों में, तो ये दिव्यांग है बेटा इनका, तो इसको जरूरत है धन की, इसको जरूरत है, वो समता को ध्यान में रखते हुए इसके साथ न्याय किए और इसको थोड़ा सा धन ज़्यादा दिए, क्योंकि इसको आवश्यक
आवश्यकता है, इसको आवश्यकता है धन की, इसलिए समता को ध्यान में रखते हुए उसके पिताजी इसके साथ न्याय किए। और समानता की अगर बात आती तो ये तीनों को बराबर बंटवारा करते। अगर मान लीजिए कि ये दिव्यांग नहीं होता और आर्थिक रूप से भी सक्षम होता तो इसके पिताजी अपने धन का बंटवारा तीनों बच्चों को बराबर बराबर करते, तो उसके साथ समानता की न्याय होती, तीनों के साथ समानता की न्याय होती। बस दोनों में यही डिफरेंस है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे। व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, अगर व्यक्ति की गरिमा की बात करें तो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को, अगर अपने भारत देश की बात करें तो भारत देश में किसी भी नागरिक को एक व्यक्तिगत सम्मान से जीने की पूर्ण छूट है, पूर्ण रूप से छूट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति एक व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त कर सकता है, और ये अगर अपने देश के जो नागरिक हैं वो सम्मानपूर्ण अगर जीवन जीते हैं तो अपने भारत देश का भी एक अच्छा नाम होगा, एक अच्छा सम्मानित देश बनेगा। अगर एक भाषा में बोले तो व्यक्ति की गरिमा ही आधारशिला है। भारत देश के अगर सम्मान की बात आती है तो व्यक्ति की, प्रत्येक नागरिक की गरिमा ही अपने देश के गरिमा को बढ़ा सकता है। समझ रहे हैं बात को? अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि एक घर है, अगर उसमें सभी व्यक्ति, उस घर में रहने वाले सभी व्यक्ति बहुत अच्छे हैं, एक सम्मानित व्यक्ति हैं, सब अपने अपनी जगह पर एक सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन एक उसमें कोई व्यक्ति खराब है तो अगर वो चाहेगा तो पूरे घर के सम्मान को एक दिन में खत्म कर सकता है। ठीक है, तो अगर इस तरह से होगा तो अपना देश भी सम्मान से नीचे आ जाएगा। मतलब अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, ठीक है, तो वो अपने अलग ही दिखेगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। इसलिए व्यक्ति की गरिमा ही अपने देश की गरिमा होती है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है राष्ट्र की एकता व अखंडता। राष्ट्र की एकता व अखंडता, ये दो वर्ड देखिए ध्यान से। राष्ट्र की एकता व अखंडता, एकता है ऐतिहासिक कल्पना से शामिल कर सकते हैं इसको, और इसको भौगोलिक, इसको ऐतिहासिक संकल्पना से शामिल कर सकते हैं, सोच सकते हैं, और इसको भौगोलिक, दोनों के लिए अच्छे समझिए, वो भी भारत देश के लिए। अगर भारत देश की बात करें, एकता मतलब एक साथ, सब एक साथ मिलकर एक भारत देश का निर्माण करेंगे, भारत को उत्कृष्ट बनाएंगे। और अखंडता की बात करें, अखंडता मतलब भौगोलिक क्षेत्र, मतलब भारत के जितने राज्य हैं सब पर भारत का, मतलब भारत सरकार का पूर्ण रूप से अधिकार रहेगा और सबको मिला के चलेगा, तो जिससे एक राष्ट्र का निर्माण होगा और वो राष्ट्र में एकता भी होगी और अखंडता भी होगी। अखंडता मतलब भौगोलिक क्षेत्र को शामिल करके एक साथ चलना, और एकता मतलब भारत के ऐतिहासिक क्षेत्रों को, ऐतिहासिक संकल्पनाओं को एक साथ लेके चलना। अगर दोनों को मिला देते हैं तो एक अखंड राज्य का, अखंड राष्ट्र का निर्माण होता है। ठीक है, ये होता है एकता व अखंडता। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, बंधुता। नेक्स्ट की बात करें बंधुता। बंधुता का मतलब है आपसी भाईचारे से, आपसी भाईचारे मतलब एक दूसरे से मिल के रहना है और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करना। ठीक है, वो बंधुता को दर्शाता है। चलिए अब भारतीय संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ तथ्य हैं, उनको हम लोग देखेंगे।
उन पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर बात करें तो आपको 2 से 3 नाम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के लिए 2 से 3 नाम आपको याद रखना है। पहला है N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला क्या कहते हैं ये कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का परिचय पत्र है। प्रस्तावना, इनके द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। कौन बोला? N.A. पालकीवाला द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना ही संविधान का परिचय पत्र है। दूसरा पॉइंट आपको याद में रखना है, दिमाग में रखना है। दूसरा अल्लादी कृष्णा अय्यर स्वामी। अल्लादी कृष्णा अय्यर स्वामी, इनका नाम रखना है याद, इनका दिमाग में नाम रखना है। ये इन्होंने कहा प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। इन्होंने क्या कहा कि प्रस्तावना हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। कौन कहा? अय्यादी कृष्णा अय्यर स्वामी। N.A. पालकीवाला कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है। ठीक है, एक और नाम है, उसको याद रखना है आपको। तीसरा न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। इन्होंने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है या कुंजी है। आत्मा और कुंजी। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह द्वारा कहा गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान की आत्मा है या कुंजी है। ठीक है, ये 3 नाम आपको याद रखना है, तीनों पॉइंट्स अच्छे से दिमाग में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप तो नाम सुने ही होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा कहा गया कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 32, भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 को अंबेडकर जी ने आत्मा बताया। अंबेडकर जी के अनुसार, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार भारतीय संविधान की आत्मा कौन है? आर्टिकल 32, अनुच्छेद 32 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। चलिए, और कुछ बातें आती हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड, तो उसको भी कर लेते हैं। इसमें एक पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, बेरूवारी संघवाद 1960। बेरूवारी संघवाद 1960। और दूसरा आपको दिमाग में रखना है केशवानंद भारती केरल राज्यवाद। केशवानंद भारती केरलवाद 1973। ये दोनों पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। दोनों पॉइंट में क्या हुआ डिस्कस करते हैं। बेरूवारी संघवाद 1960 में हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसमें जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, वो यह माना कि जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का पार्ट नहीं है, भारतीय संविधान का भाग नहीं है। कब माना? बेरूवारी वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया कि जो प्रस्तावना है वो
भारतीय संविधान का भाग नहीं है, इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। 1960 में हुआ। फिर केशवानंद भारतीय केरलवाद आया 1973 में, और इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। इसके मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। और संविधान संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन हुआ सन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में हुआ, और प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। 3 शब्द जोड़े गए, वो कौन कौन से हैं बात करते हैं। 3 शब्द जोड़ेंगे। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। 42वें संविधान संशोधन सन 1976 में संशोधन हुआ, और इस संशोधन में भारतीय संविधान के प्रस्तावना में प्रमुख 3 शब्द जोड़े गए। वो है समाजवादी, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से, पंथ निरपेक्ष, वो भी डिस्कस कर चुके हैं, और अखंडता। पहले राष्ट्र की एकता था, उसको प्रतिस्थापित किया और राष्ट्र की एकता व अखंडता शब्द को जोड़ा गया। ठीक है, ये रहा आज का लेक्चर खत्म हुआ, प्रस्तावना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीडियो आपके सामने फिर लेके आता हूँ। ठीक है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एक लाइक मेरा हौसला बढ़ाता है, एक सब्सक्राइब मेरा हौसला बढ़ाता है, जिससे मैं आपके साथ प्रॉपर तरीके से बना रहूँ। जय हिंद।